हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित समान अध्ययन बुक जो 8वीं सीरीज के नाम से आई है उस किताब से हम मध्यकालीन भारत अध्याय 14 विजयनगर व बहमनी साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने 13 अध्याय करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बताना है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। विजय राय ने, हरिहर द्वितीय ने, हरिहर और बुक्का ने या फिर बुक्का द्वितीय ने। तो याद रखना है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दक्षिण में कंपली में हुए विद्रोह को दबाने के लिए भेजे गए सेनापति हरिहर एवं बुक्का ने संत विद्यारण्य की प्रेरणा से 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के संबंध थे। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तेलुगु थी, आप याद रख सकते हैं। ठीक है, विजयनगर के साम्राज्य की राजभाषा पूछी जाती है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है ये कि विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी, तो ये तेलुगु भाषा थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दे रखा है कि नरसिम्हा सुलू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सुलू वंश का आरंभ किया। ठीक है, इस बात कह रहा है कि वीर नरसिम्हा ने अंतिम सुलू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। तीसरा कथन है कि वीर नरसिम्हा के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। और फोर्थ कथन में है कि कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत राय थे। बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। 1 2 3, 2 3 4, 1 4 या फिर उपर्युक्त में से सभी। तो बात करें यहाँ पे पहला कथन के बारे में, दे रखा है कि नरसिम्हा सुलू ने संगम वंश का अंत किया था। बिल्कुल सही है, नरसिम्हा सुलू ने संगम वंश का अंत किया था, बिल्कुल यहाँ पे सही है। और फिर उसने राज सिंहासन छीनकर सुलू वंश का आरंभ किया था, ये भी कथन सही है। ठीक है, सुलू वंश का आरंभ किसने किया था? नरसिम्हा सुलू ने ही किया था, संगम वंश का अंत करके, तो ये कथन सही है। फिर दूसरा कथन दे रखा है कि वीर नरसिम्हा ने अंतिम सुलू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना था। ये भी सही है कि वीर नरसिम्हा ने अंतिम सुलू शासक को गद्दी से उतार करके राज सिंहासन छीन लिया था, तो ये भी कथन सही है। तीसरा कह रहा है कि वीर नरसिम्हा के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। वीर जो नरसिम्हा थे उनके उत्तरवर्ती उनके कौन थे? अनुज जो थे, यानी कि अनुज मतलब क्या होता है? अनुज मतलब होता है छोटा, है ना, तो ये कृष्णदेव राय थे। ठीक है, इसके उत्तरवर्ती, तो ये भी कथन यहाँ पे सही है। और फोर्थ कथन है कि कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत राय थे, ये भी कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे चारों कथन सही दिख रहा है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से सभी यहाँ पे सही है। ठीक है, बाकी इसको आप देख लीजिएगा, लंबा दिया हुआ है थोड़ा सा, इसको एक बार वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 3। सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? बताना है निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा या फिर हम्पी। ठीक है, बताना है आपको कि किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर की प्राचीन राजधानी बताना आपको कौन सा था यहाँ? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा या फिर हम्पी। तो देखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विजयनगर का प्राचीन राजधानी हम्पी। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इसके खंडहर वर्तमान में बेल्लारी जिला, जो कि अभी कर्नाटक में ये है, में स्थित है। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर अब हम्पी नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर अब किस नाम से जाना जाता है? हम्पी के नाम से जाना जाता है। और अब केवल खंडहरों के रूप में ही अवशेष यहाँ पे बचे हुए हैं। यह नगर यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया है। हम्पी में कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हजारा राम मंदिर
वस्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये भी आप चीज़ें याद रख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के आसपास राजदूत भेजा था? बताना है कि विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, कृष्णदेव राय या फिर सालू नरसिंह? सही आंसर हो जाएगा बुक्का प्रथम, बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विजयनगर के शासक था बुक्का प्रथम, जो कि चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। ठीक है, बाकी यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं व्याख्या। 1374 ईस्वी में बुक्का प्रथम ने अपना एक दूत मंडल चीन भेजा था। ठीक है, याद रखिएगा 1374 ईस्वी में बुक्का प्रथम ने अपना एक दूत मंडल चीन भेजा था। संगम वंश की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, संगम वंश की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। ठीक है, साथ ही यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि इसका जो शासनकाल चला था 1485 तक। 1336 ईस्वी से शुरू हुआ था और 1485 ईस्वी तक चला था। और इस संगम वंश का हम लोगों ने देखा था ऊपर में कि नरसिंह जो सुलू थे, इस संगम वंश का क्या करते हैं, अंत करते हैं। ठीक है, और सुलू वंश का फिर स्थापना करते हैं, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि नरसिम्हा जो थे वो सुलू वंश ने नरसिम्हा सुलू ने क्या किया था, संगम वंश का अंत किया था और फिर वहाँ पे देखेंगे कि सुलू वंश का स्थापना किया था। ठीक है, तो अब याद रख सकते हैं, आगे लिखा है यहाँ पे कि हरिहर के बाद बुक्का शासक हुआ जिसने मदुरा को अपना साम्राज्य में मिला लिया, जिसका वर्णन कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी की कृति, नाम है इसका मदुरा विजयम, में मिलता है। बुक्का ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। आप ये भी याद रख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि संगम वंश की स्थापना 1336 में हुआ था और ये 1485 ईस्वी तक चला था। और इस संगम वंश का जो अंत किसने किया था, तो नरसिम्हा सुलू ने किया था और उसके बाद वो सुलू वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज, फिर से सवाल सुनिएगा, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? बताना है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति या फिर 8 परामर्शदाता? ये अष्टदिग्गज जो थे ना, 8 जो दिग्गज लोग थे वहाँ पे, वो कौन थे? वो 8 वो मंत्री थे या 8 तेलुगु कवि थे या फिर 8 महान सेनापति थे या फिर 8 परामर्शदाता थे? तो याद रखना, ये जो अष्टदिग्गज थे ये 8 तेलुगु के कवि थे। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, ये कृष्णदेव राय के दरबार में थे 8 तेलुगु कवि जो कि अष्टदिग्गज के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, बाकी थोड़ा सा यहाँ से हम लोग व्याख्या भी देख लेते हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टप्रधान या अष्टदिग्गजों की मंत्रिपरिषद समाज के रक्षा कार्य में दृष्टि रखती थी। कृष्णदेव राय ने तेलुगु के प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्त माल्यद या विश्ववित्तीय की रचना की। इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का शास्त्रीय युग माना जाता है। ठीक है, किसे शासनकाल को? ये कृष्णदेव जो राय थे ना, इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का शास्त्रीय युग माना जाता है, क्योंकि यहाँ देखेंगे 8 तेलुगु कवि उनके दरबार में रहते थे, अष्टदिग्गज रहते थे। ठीक है, इसीलिए कह सकते हैं कि इसे शासनकाल को तेलुगु साहित्य का शास्त्रीय युग कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर। ठीक है, यहाँ से सवाल पूछा गया है एग्जाम में। प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? बताना है कि प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? वेलूर में, भद्राचलम में, हम्पी में या फिर श्रीरंगम में? चलिए बताइए इसका आंसर, अगर पता है तो कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है हम्पी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो कि कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको व्याख्या हम लोग पढ़ रहे हैं। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी में विट्ठल मंदिर का निर्माण तुलु वंश, ये भी सवाल याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से क्या याद रखना है, विट्ठल मंदिर का निर्माण किस वंश ने किया था? तो तुलु वंश के राजा कृष्णदेव राय ने करवाया था। तो ये कृष्णदेव राय तुम लोग जानते हैं कि तुलु वंश से संबंधित थे ये। ठीक है,
और विठल मंदिर का निर्माण किसने करवाया, ये जरूर याद रखिएगा कि ये कृष्णदेव राय ने किया था। ये भी सवाल पूछा जा सकता है किस वंश ने करवाया था, तो तुलु वंश करवाया था। ठीक है, तो तुलु वंश के राजा कौन थे, कृष्णदेव राय, जिन्होंने ही विठल मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, और साथ ही साथ आप ध्यान रख सकते हैं कि ये कहाँ पे स्थित है, ये हम्पी में, जो कि कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, इसके मुख्य हॉल में देखेंगे कि 56 स्तंभ को थपथपाने पर उसमें संगीत लहरियाँ निकलती हैं। ये बहुत ही आश्चर्यजनक वाली चीज़ें हैं। ठीक है, 56 स्तंभों को यदि थपथपाते हैं तो वहाँ से एक अजीब तरह का संगीत निकलती है, अजीब नहीं मतलब बहुत ही मधुर से ध्वनि निकलती हैं। ठीक है, संगीत की तरह, संगीत तो क्या होता है, जो लुभाने लायक होता है, जो थोड़ा सा मन को मोह ले, ऐसा संगीत की कोशिश को कहते हैं, है ना। अब हॉल के पूर्वी भाग में प्रसिद्ध शिला रथ है, जो वास्तव में पत्थर के पहियों से सहियों से चलता है। हॉल के पूर्वी भाग में प्रसिद्ध शिला रथ है, एक रथ है वहाँ पे देखेंगे आप जाके, तो वह वास्तव में वहाँ देखेंगे पत्थर के पहियों से ये चलता था। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है यहाँ पे कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की सर्वप्रमुख विशेषता क्या थी। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की सर्वप्रमुख विशेषता क्या थी। अधिशेष लगान, भू राजस्व, बंदरगाहों से आमदनी, या फिर मुद्रा प्रणाली। तो इसका सही आंसर है भू राजस्व। वित्तीय व्यवस्था की सर्वप्रमुख विशेषता क्या थी, भू राजस्व। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, व्याख्या देखा जाए, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था मुख्यतः भू राजस्व पर आधारित थी। उन्होंने भूमि और पैमाइश कराई और बंजर तथा सिंचाई वाली भूमि पर पृथक पृथक कर लगाए। चुंगी, राजकीय भेंट, आर्थिक दंड तथा आयात पर निर्धारित कर उनकी आय के अन्य साधन थे। विजयनगर साम्राज्य में मकानों, घोड़ों, पालतू पशुओं और विदेशों पर भी कर लगाए जाते थे। यहाँ से भी याद रख सकते हैं, विजयनगर साम्राज्य की ये खासियत थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध, खानुआ या खानवा का युद्ध हुआ था, या फिर पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, या फिर ताली कोटा का युद्ध हुआ था। 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था, ये आपको बताना है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध अब देखेंगे कि इब्राहिम लोदी, जो कि दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान साबित होता है, और बाबर के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे इब्राहिम लोदी की हार होती है, और एक ये मात्र ऐसा सुल्तान होता है जो कि युद्ध में ही मारा जाता है। इसी बात फिर यहाँ पे मुगल वंश की स्थापना होती है बाबर के द्वारा, जो कि 1526 में होता है। ठीक है, पानीपत की प्रथम युद्ध कब होता है, 1526 ईस्वी में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। इसके बाद है पानीपत का दूसरा युद्ध। तो ध्यान रखिएगा, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। कब हुआ था, 1556 ईस्वी में, और ये युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, और इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, याद रखिएगा, और इसमें अकबर की जीत हुई थी। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 1565 पूछ रहा है। इसके बाद एक और युद्ध हुआ था पानीपत का, 3 युद्ध हुआ था। एक हुआ था 1761 में। कब हुआ था, 1761 ईस्वी में हुआ था, मराठा के बीच में, मराठा और अफगानिस्तान के जो शासक था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था ये युद्ध, जिसमें अब्दाली की जीत हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 1526, 1556 और 1761, ये तो ऐसे ही होगा ही नहीं, बचा मेरे पास ऑप्शन बी और डी। ठीक है, अब एक देख लेते हैं हम लोग खानवा का युद्ध। तो अब देखेंगे खानवा का जो युद्ध हुआ था ये भी हुआ था 1527 ईस्वी में। ठीक है, बाबर का ऐसे देखेंगे कि 3 युद्ध प्रमुख युद्ध लड़ता है, एक चंदेरी का शायद है, एक आपका पानीपत का है, और एक खानवा का है। ठीक है, तो 1527 में लड़ता है ये खानवा का युद्ध। ठीक है, 1527 में। ठीक है, 1527 में होता है खानवा का युद्ध, और ये हुआ था किनके बीच में, बाबर और मेवाड़ के राणा थे, राणा सांगा, है ना। तो इन दोनों के बीच में युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो बच गया मेरे पास एक ही मात्र ऑप्शन, डी ऑप्शन, तालीकोटा का युद्ध, जो कि 1565 में हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फिलहाल डी यहाँ पे सही होने वाला है। ठीक है, ए बी सी क्यों नहीं होगा, इसका हमने यहाँ पे आपको रीजन दे दिया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका थोड़ा सा यहाँ पे क्या लिखा गया है व्याख्या में। 1565 ईस्वी में विजयनगर के विरुद्ध दक्कन के मुस्लिम राज्यों ने एक सैनिक गठबंधन की स्थापना की, जिसने विजयनगर को 1565 ईस्वी में तालीकोटा या
राक्षसी तंगड़ी, है ना, जिसे बन्नीहट्टी युद्ध भी कहते हैं, कि युद्ध में पराजित किया। इस युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था। बहमनी राज्य की संयुक्त सेना में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की सेनाएं भी शामिल थीं। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे तालीकोटा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 1565 में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल है, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था? परमार राजाओं का, सातवाहन राजाओं का, विजयनगर राजाओं का या फिर वाकाटक राजाओं का? चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, विजयनगर राजाओं का। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन का आश्रय प्राप्त था किसका? विजयनगर राजाओं का। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। बाकी यहाँ पे आप लोग चाहे तो यहाँ से व्याख्या भी देख सकते हैं। विजयनगर के राजाओं के द्वारा वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्रदान किया गया था। विजयनगर के शासक बुक्का प्रथम के संरक्षण में विद्वान मंडली ने प्रसिद्ध भाष्यकार सायन के नेतृत्व में वैदिक संहिता, ब्राह्मण एवं अरण्यक पर टीका लिखा। ये 24 वर्षों तक विजयनगर साम्राज्य के सेनापति एवं आमत्य यानी कि मंत्री रहे थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? ठीक है, अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? देवराय प्रथम के शासनकाल में, देवराय द्वितीय के शासनकाल में, कृष्णदेव राय के शासनकाल में, विजयनगर के वीर विजय के शासनकाल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवराज द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। इसको डिटेल्स देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, हम पढ़ेंगे तो वीडियो को पॉज करके, टाइम है तो आपके पास तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से बहमनी, है ना, बहमनी राजवंश से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल रहेगा इससे संबंधित, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन बहमन शाह या फिरोज शाह या फिर नाजिर शाह या फिर अमीर शाह? तो ध्यान रखना है, अलाउद्दीन बहमान शाह, इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हसन गंगू, जिसे अलाउद्दीन बहमन शाह कहते हैं, ने की थी। अलाउद्दीन बहमन शाह ने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया तथा उसका नाम बदल करके अहमद अहसानाबाद कर दिया। उसने साम्राज्य को 4 प्रांतों गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार, बीदर में विभाजित किया था। बाकी आप ध्यान रख सकते हैं कि गुलबर्गा कहाँ पे है? कर्नाटक में है, जबकि दौलताबाद महाराष्ट्र में है। बरार भी कहाँ है? ये महाराष्ट्र में ही है, जो कि बीदर कहाँ पे? कर्नाटक में है। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रख सकते हैं, सवाल पूछा भी जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, बीजापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? घोर सूखे की दशा के लिए, गोल गुंबद के लिए, भारी वर्षा के लिए, फिर गोमतेश्वर की प्रतिमा के लिए? आसान सा सवाल है, सभी को आंसर पता होगा, गोल गुंबद के लिए ये फेमस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बीच के साथ जा सकते हैं हम लोग, है ना। ध्यान रखना है यहाँ पे कि गोल गुंबज या गोल गुंबद बीजापुर के सुल्तान एवं बहमनी शासक मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है ये, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका निर्माण फारसी वास्तुकार आकुत ने 1656 ईस्वी में करवाया था। यहाँ का गुंबद विश्व का दूसरा सबसे विशाल अर्धवृत्ताकार गुंबद है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। विश्व का ये दूसरा सबसे विशाल अर्धवृत्ताकार गुंबद है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। चलिए 13 नंबर है, मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय, फिरोज शाह या फिर महमूद गवां? तो याद रखना है, मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय इसका सही आंसर है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी ध्यान रखना है यहाँ पे कि कर्नाटक राज्य के बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण का कार्य बहमन शासक मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय के शासनकाल के समय ही प्रारंभ किया गया था, जबकि इसका निर्माण अली आदिल शाह द्वितीय ने शासनकाल के दौरान इसको पूर्ण किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने बिदर में मदरसे का निर्माण कराया था? सवाल है, निम्नलिखित में से किसने बिदर में मदरसे का निर्माण
कराया था? इस्माइल शाह, महमूद गवां, अहमद शाह या फिर हसन गंगू? चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ये बिदर कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है ना। चलिए इसका आंसर बताइए फिलहाल क्या होगा। तो सही आंसर होगा मोहम्मद महमूद गवां। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा, ध्यान रखिएगा। बिदर में मदरसे का निर्माण महमूद गवां ने करवाया था। महमूद गवां मोहम्मद शाह द्वितीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि धारण कर प्रधानमंत्री बना था, याद रख सकते हैं। अगला सवाल है 15 नंबर। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? जो विश्व विख्यात है ना कोहिनूर, सुने होंगे आप लोग कोहिनूर के बारे में। ये हीरा जो था ये किस खान से निकाला गया था? बहुत अच्छा सवाल है और बहुत डीपली क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व विख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था। ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया, हम कहीं ना कहीं इसको प्रीवियस पेपर में हम देखे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया सवाल है कि विश्व विख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? उड़ीसा, छोटा नागपुर, बीजापुर या गोलकुंडा? आप साथ ही साथ कमेंट कर सकते हैं उड़ीसा कहाँ, उड़ीसा तो खैर आप लोग जानते ही है, वो तो पूछने की जरूरत नहीं है। छोटा नागपुर किस राज्य में स्थित है? गोलकुंडा किस राज्य में स्थित है? और बीजापुर किस राज्य में स्थित है? ये कमेंट करके मुझे जरूर बताइए आप लोग जल्दी से। और फिलहाल इसका सही आंसर क्या होगा ये भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये कोहिनूर जो है ये गोलकुंडा के खान से निकाला गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, ये गोलकुंडा कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। बाकी छोटा नागपुर आप जानते होंगे कि झारखंड में स्थित है। चलिए बताइए आप लोग कमेंट करके, सिर्फ बीजापुर बताइए कि कहाँ पे है। ठीक है, गोलकुंडा तो हमने बता दिया आंध्र प्रदेश में है। छोटा नागपुर ये आपका झारखंड में स्थित है। ठीक है, जबकि उड़ीसा तो एक राज्य है। ठीक है, इस बारे में तो बताना ही क्या है। बीजापुर से बच रहा है आप लोगों के लिए, आप लोग कमेंट कर जल्दी से बताइए कि बीजापुर किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तब तक हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा गोलकुंडा आंध्र प्रदेश की कोल्लूर खदान से प्राप्त किया गया था। ये जरूर याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश ना याद है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कोल्लूर के खदान से प्राप्त किया गया था। यहाँ से आंध्र प्रदेश नहीं पूछेगा आपसे, कोल्लूर खदान ये जरूर ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, यह एक ऐतिहासिक नगर है जो एक किला एवं भगनावेश, ठीक है, भगनावास क्या लिखा हुआ है? हाँ, भगनावासेस। ठीक है, भगनावासेस नगर है, लेकिन अभी भी कई देश कोहिनूर हीरा का अपना होने का दावा करते हैं। लेकिन अभी भी कई देश ऐसे हैं जो कि इस कोहिनूर पर जो है ये हीरा पर अपना होने का दावा करते हैं। ठीक है, फिलहाल आप ये भी कमेंट करके बताइए कि ये जो अभी कोहिनूर जो हीरा है वो किस देश के पास है, कहाँ है ये। ठीक है, ये भी कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। होयसल स्मारक पाए जाते हैं हम्पी और हॉस्पेट में, या फिर हले बिडू और वेलूर में, या मैसूर और बेंगलुरु में, या फिर श्रृंगेरी और धारवाड़ में? तो ध्यान रखिएगा सही आंसर हो जाएगा हले बिडू और वेलूर में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, बाकी इसका व्याख्या देख लीजिएगा, थोड़ा सा लंबा है, इसको वीडियो पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 17 नंबर। दक्षिण भारत के पॉलीगार कौन थे? दक्षिण भारत के पॉलीगार कौन थे? साधारण जमींदार, महाजन, क्षेत्रीय प्रशासक और सैन्य नियंत्रक, नौधान्यगढ़ व्यापारी? कौन थे ये? तो याद रखना है ये कौन थे? क्षेत्रीय प्रशासक और सैन्य नियंत्रक थे। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, दक्षिण भारत के जो पॉलीगर थे ना ये कौन थे? ये थे क्षेत्रीय प्रशासक और सैन्य नियंत्रक। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत के शासकों के द्वारा नियुक्त किए गए क्षेत्रीय प्रशासक और सैन्य नियंत्रकों के वर्ग को दी जाने वाली सामंतवादी उपाधि को पॉलीगर कहा जाता था। दक्कन के मुस्लिम राज्यों के गठबंधन ने तालीकोटा में विजयनगर की सेना को पराजित किया। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र की शक्ति मुस्लिम शासकों या स्थानीय सरदारों के हाथों में आ गई थी। ठीक है, और मुझे जल्दी से कमेंट कर बताइए ये भी कि तालीकोटा का युद्ध किन के बीच में लड़ा गया था, जल्दी से। चलिए अगला सवाल लेते हैं। तब तक सवाल रहेगा यहाँ पे, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर दे रखा है यात्री, इधर देखा है देश। ठीक है, मैच करना है कि कौन सा सही सुमेलित है यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखेंगे सबसे जो मैच सही है वो सिर्फ यहाँ पे देख रहा है नूनीज फारस गलत है, अब्दुल रजाक पुर्तगाली था ये भी गलत है, और निकोला कोंटी ये सही है यहाँ पे। ठीक है, वितावली से आया था इटली से, ये सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? तो केवल डी यहाँ पे सही है, मैच दिया हुआ ऑप्शन में डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए बाकी ध्यान रखिएगा यहाँ पे
16वीं सदी में पुर्तगाली लेखक फर्नाओ नूनीज ने विजयनगर की यात्रा की थी। ठीक है, तो ये कहाँ का था? पुर्तगाली का था, नूनीज। ठीक है, ये यानी कि हम लोग यहाँ से इसको सजा सकते हैं। ठीक है, फारसी यात्री था ये। अब्दुल रज़ाक कौन था? ये फारसी। ये इससे मैच करेगा। अब्दुल रज़ाक फारसी से संबंधित रखता है यहाँ पे। ठीक है, देवराज द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। और इटालियन यात्री निकोला कोंटी 15वीं सदी के पूर्वार्ध में यानी कि 1420 ईस्वी में विजयनगर आया था। ठीक है, जो कि वहाँ पे सही मैच है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 ले लेते हैं। सवाल है कि निम्न में से किस बहमनी सुल्तान ने राजधानी गुलबर्गा से बिदर स्थानांतरित किया था? है ना, गुलबर्गा से बिदर स्थानांतरित किया था। बहमनी सुल्तान का नाम बताना है। और गुलबर्गा और बिदर देखेंगे कि कहाँ पे स्थित है। जल्दी से बता दीजिए कहाँ पे है। तो गुलबर्गा और ये आपका बिदर दोनों कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ठीक है, फिलहाल इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा अहमद शाह बहमनी। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, अहमद शाह ने वारंगल पर आक्रमण किया और उसके अधिकृत प्रदेशों को अपनी सल्तनत में मिला लिया था। नवविजित प्रदेशों पर अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए वह राजधानी गुलबर्गा से बिदर ले गया। इसके पश्चात उसने मालवा, गोंडवाना और कोंकण की ओर ध्यान दिया। प्रसिद्ध सूफी संत गेसुद राज की संगति के कारण उसे वली और संत भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल रहेगा आप लोग के लिए 20 नंबर। थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन फ्रेश नहीं आया है बट हम पढ़ लेते हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के विरुद्ध लड़ा था? ठीक है, सवाल क्या है? विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के विरुद्ध लड़ा था? कुली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्माइल आदिल खान, गजपति। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक तो होगा नहीं, है ना, यही होगा। बताइए जरा सा क्या होगा? कुली कुतुब शाह होगा या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? कुतुबुद्दीन ऐबक देखेंगे कि वहाँ पे दिल्ली सल्तनत का ये संस्थापक माना जाता है, मामलुक वंश का, गुलाम वंश का। ठीक है, या फिर क्या था वहाँ पे, कौन सा तुर्क था ना, तो वो ये तो होगा नहीं। ठीक है, जो कि स्थापना करता है उसका, तो ये तो 1200 कुछ की बात है। ठीक है, तो होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसका सेंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कुली कुतुब शाह। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने ही गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त थे तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वारंगल, कोंडविंदु आदि किलों पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ जिसमें कुतुब शाही सेना पराजित हुई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? ठीक है, सवाल है विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? कृष्णदेव राय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, हरिहर प्रथम। सही हो जाएगा कृष्ण राय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हुआ था, याद रखना है। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा कि हजारा मंदिर कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। ये पूछा जा सकता है ना कि हजारा मंदिर कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे कर्नाटक में? तो हम्पी में। हजारा राम यानी हजार राम मंदिर कृष्णदेव राय ने बनवाया था। यह मंदिर महाकाव्य रामायण की कहानी का दर्शाते हुए सुंदर स्मृति चिन्ह और पैनलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 22 की तरफ। दे रखा है पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों पर निपुण थी? किन क्षेत्रों में निपुण थी? कुश्ती में, ज्योतिष शास्त्र में, लेखाकरण में, भविष्यवाणी करने में। सही कूट की यहाँ पे चुनना है कि कौन सा सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, कुश्ती में भी निपुण थी, ज्योतिष शास्त्र में भी निपुण थी, लेखाकरण में भी निपुण थी और भविष्यवाणी में भी। ठीक है, सभी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, किसके अनुसार? ये जो पुर्तगाली लेखक था नूनीज, उनके अनुसार। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23। क्या है सवाल? सवाल है निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? बताना है कि कौन महाभारत के तेलुगु अनुवाद कौन किया था, कौन विख्यात है, ये व्यक्ति कौन है?
सही उत्तर का चयन करना है। कम्बन है, कुट्टन है, ननियन है या फिर टिक्कन है। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे टिक्कन और ये आपका ननियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 और 4 सही होगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी इसको देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 24। सवाल है यहाँ पे, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। बताना है किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। चालुक्य, चंदेल, राष्ट्रकूट या विजयनगर। सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, विजयनगर। ठीक है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए लेते हैं हम लोग आखिरी सवाल लेते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, अली आदिल शाह, कुली कुतुब शाह या फिर अकबर द्वितीय। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही क्या होने वाला है, सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर सल्तनत के शासक थे। ठीक है, इन्होंने किताब ए नौरस नामक पुस्तक दक्कनी भाषा में लिखी थी। तो ये भी जरूर ध्यान रखना है कि किस भाषा में लिखी गई थी। तो ये दक्कनी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, और ये कौन थे, तो ये बीजापुर सुल्तान के शासक थे, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये था ब्राह्मणी समाज से संबंधित 25 महत्वपूर्ण MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और साथ ही साथ आज 2024 का हम लोग अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, हम लोग अब नए साल में मिलने वाले हैं। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। ठीक है, आप सभी का जीवन मंगलमय हो और आप लोग की सपना जो देखे हैं संवारने की कोशिश कर रहे हैं, वो सपना आपका पूरा हो। मेरी ऐसी इच्छा है, मेरी दुआएं आप लोग के साथ है कि 2025 में आप लोग जो सपना पूरा करना चाहते हैं वो आप लोग का पूरा हो। और जो चाहते हैं खुशियाँ उमंग जो चाहते हैं सब कुछ भर जाए आप लोग का, खुशियों से भर जाए आप लोग का ज़िंदगी, जीवन सफल हो जाए। बस हमारी यही अंतिम इच्छा है। ठीक है, इसी वादे के साथ कि मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में और नए साल में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से एंजॉय कीजिएगा नया साल। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।